नमस्कार, बहुत स्वागत आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और आज स्पेशल रिपोर्ट में सीधे बात करते हैं अपराध जगत से जुड़ी बड़ी खबर की। बड़ी खबर यह है कि राजधानी दिल्ली में हाशिम बाबा और छेनू गैंग के बीच वर्चस्व की जंग छिड़ गई है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि जेल के भीतर से दोनों अपने गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं और दबदबा कायम करने के लिए किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं और यही बात पुलिस के लिए सिरदर्द बनी हुई है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में नए गैंग वॉर की आहट, अपराध जगत में वर्चस्व की जंग, जेल के भीतर से साजिश का जाल, जमानत की आड़ में जानलेवा साजिश, छेनू पहलवान वर्सेस हाशिम बाबा। 14 जुलाई को दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में हुए शूट आउट की कहानी के तार अब एक नए खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं और वो इशारा है एक नए गैंग वॉर का। वो इशारा है गैंगस्टर छेनू पहलवान वर्सेस हाशिम बाबा के बीच छिड़ने वाली नई जंग का। और इस संभावित गैंग वॉर की आशंका ने दिल्ली पुलिस के माथे पर शिकन ला दी है। भले ही गैंगस्टर हाशिम बाबा इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन वो तिहाड़ जेल से भी अपने नेटवर्क को बखूबी चला रहा है और यही वजह है कि हाल में ही जीटीबी अस्पताल में हुई फायरिंग के बाद अब एक बार फिर गैंग वॉर सामने आ चुकी है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से पता चला है कि दोनों गैंग एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। आरोप है कि दोनों जेल के भीतर से ही अपने गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि हाशिम बाबा गैंग अपने नेक्सस को दिल्ली पर कब्जे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल दिल्ली में नए गैंग वॉर की आहट 14 जुलाई की उस घटना से जुड़ी है जिसे जीटीबी अस्पताल में अंजाम दिया गया। अस्पताल में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में छेनू पहलवान के नजदीकी वसीम की हत्या कराने के मकसद से रियाजुद्दीन नाम के मरीज की हत्या करवा दी गई। जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि हाशिम बाबा ने ही वारदात को अंजाम दिया था। बदले की राजनीति की वजह से वो हर बार अपने दुश्मन गैंग को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाता रहा है और यही वजह है कि जीटीबी अस्पताल में हुई फायरिंग के बाद अब एक बार फिर दोनों गैंग खुलकर सामने आ चुके हैं। भले ही आरोप प्रत्यारोप का दौर हो, लेकिन दिल्ली पुलिस इस पूरी मंशा को समझ गई है और ये गैंग वॉर अब दिल्ली पुलिस के लिए किसी बड़े सिरदर्द से कम नहीं नजर आती। और आइए अब आपको समझाते हैं कि हाशिम बाबा और छेनू पहलवान की क्राइम कुंडली क्या है और क्यों दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। हाशिम बाबा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का गैंगस्टर है। ये दिल्ली की मंडोली जेल में बंद है। इसका मकसद आधी दिल्ली पर वर्चस्व कायम करना है। हाशिम बाबा लॉरेंस गैंग में शामिल हो चुका है। ये खुद को संजय दत्त का फैन मानता है। दिल्ली में हाशिम बाबा के 50 गुर्गे एक्टिव हैं। जीटीबी हॉस्पिटल के वार्ड्स में एक वसीम नाम के आदमी को मारना था, जो कि छेनू गैंग का आदमी बताया जाता है, और उसके बदले में एक रईसुद्दीन नाम के आदमी को मार दिया। पुलिस ने 4 आदमी हमलावरों को पकड़ा और उनके खुलासे से ये मालूम हुआ कि वो मारने वसीम को आए थे, लेकिन मार दिया रईसुद्दीन को उनकी गलतफहमी से। लेकिन यहाँ पर एक अनजान आदमी की मौत हो गई। दूसरी बात, वसीम जो पहले जेल में बंद था, हाशिम बाबा को उसने धमकी दी थी जो ही जेल से निकला, और उसके बाद हाशिम गैंग के लोगों ने उसको मारने की पूरी कोशिश की। और अब छेनू पहलवान की कहानी समझाते हैं। छेनू पहलवान दिल्ली के यमुना पार इलाके से ताल्लुक रखता है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के कई इलाकों में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए इरफान और छेनू पहलवान ने छोटी मोटी वारदातों को अंजाम देना शुरू किया और धीरे धीरे इसने अपना खुद का गैंग बना लिया। ये नीरज बवाना गैंग से ताल्लुक रखता है। छेनू पहलवान इस वक्त मकोका के तहत तिहाड़ जेल में बंद है। इस पर हत्या, लूट, रंगदारी जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं। वैसे तो इस दोनों गैंग्स का की दुश्मनी सन 2011 से चल रही है और बेसिकली ये गैंग्स आपस में वर्चस्व की लड़ाई के लिए आपस में ये लड़ते रहते हैं।
क्योंकि ये दोनों गैंग्स हफ्ता वसूली, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स और दूसरे कई प्रकार के एक्सटॉर्शन के मामलों में एक पब्लिक से पैसा वसूलते हैं और यहाँ पर ये आपस में इनकी लड़ाई है कौन किसके क्षेत्र में क्या इसमें पैसा वसूली का काम ज़्यादा करता है और यही अपना लड़ाई करके ये अपना नाम रोशन करना चाहते हैं। यानी वर्चस्व और दहशत को कायम करने के लिए अपराध की दुनिया के ये खूंखार चेहरे कभी भी राजधानी में बड़ी खूनी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। उधर सोनभद्र में एक तेज रफ्तार टैंकर सड़क पर पलट गया। टैंकर डीजल से भरा हुआ था। टैंकर पलटने के बाद लोगों में डीजल लूटने की होड़ मच गई। देखिए जरा। कोई गैलन भर कर ले जा रहा है तो कोई बाल्टी भरकर। आपदा में अवसर ढूंढने वाली ये तस्वीर सोनभद्र से आई है, जहां एक डीजल से भरा टैंकर सड़क पर पलट गया, जिसके बाद तो लोगों ने डीजल लूटने का कंपटीशन शुरू कर दिया। ये कंपटीशन तब तक चलता रहा जब तक घर के बर्तन डीजल से भर नहीं गए। टैंकर के पलटने की आवाज दूर दूर तक सुनाई पड़ी, जिसके बाद लोग घटनास्थल पर पहुंचे। सामने का मंजर देखा तो हर कोई अचंभित था। टैंकर से डीजल रिसने लगा। टैंकर पलटने की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। लोग अपने घरों से बड़े बड़े बर्तन लेकर हादसे वाली जगह की तरफ भागने लगे। हादसा होने से टैंकर का ड्राइवर और हेल्पर गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन बिना उसकी परवाह किए लोग डीजल लूटने में व्यस्त हो गए। मौके पर डिब्बे और बाल्टियों की पूरी लाइन लग गई। टैंकर मुगल सराय से अनपारा के बासी पेट्रोल पंप पर जा रहा था, लेकिन पिपरी थाना क्षेत्र के रिहंद डैम के पास पहुंचते ही चालक का संतुलन बिगड़ गया। चश्मदीदों के मुताबिक टैंकर तेज रफ्तार से दौड़ रहा था। वहीं पर मौजूद किसी शख्स ने डीजल लूटने का वीडियो अपने मोबाइल फोन से बना लिया, जिसके बाद ये वायरल हो गया। बाद में पुलिस को भी सूचना दी गई। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो घायल ड्राइवर और हेल्पर को नजदीक के अस्पताल में ले जाया गया। क्रेन की मदद से टैंकर को सड़क के किनारे खड़ा करवाया गया, लेकिन इस दौरान काफी देर तक ट्रैफिक भी बाधित रहा है। बस ड्राइवर के मुताबिक सुबह करीब 4 बजे का समय था। जब वो तुर्रा चौराहे से आगे बढ़ा तो टैंकर की ब्रेक ने काम करना अचानक बंद कर दिया। इस दौरान सामने से गाड़ी आ रही थी। उसने ट्रैक को बाईं ओर किया और टैंकर सीधा पहाड़ी में जाकर टकरा गया और पलट गया, जिसके बाद डीजल सड़क पर बहने लगा। कई बाइक भी डीजल की चपेट में आकर फिसल गई। कुछ बाइक सवारों को चोट भी आई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सोनभद्र से न्यूज़ 18 के लिए रंगेश सिंह की रिपोर्ट। और पिछले 2 महीने के ट्रेंड को देखें तो आतंकियों ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली है। आतंकी अब कश्मीरी घाटी के बजाय जम्मू रीजन को निशाना बना रहे हैं। इसके पीछे पाकिस्तानी सेना और आईएसआई साजिश का पर्दाफाश हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों को जो इनपुट मिल रहे हैं वो बेहद डराने वाले हैं। पाकिस्तान और आतंकियों को गठजोड़ पर देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक डोडा में हमला पाकिस्तान की नई रणनीति का हिस्सा है। सूत्रों के मुताबिक सेना को नई घुसपैठ की जानकारी थी और नई घुसपैठ किए आतंकियों की ओर से ही डोडा में हमला हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की बदली रणनीति बेहद आक्रामक जम्मू को लेकर बनी है। जम्मू में सेना को टारगेट करना आतंकवादियों का एकमात्र मकसद बताया जा रहा है। आतंकी हमलों की पूरी सीरीज देखें तो पहले रियासी, फिर कठुआ और अब डोडा, मतलब जम्मू में जगह बदल रहे हैं, लेकिन हर जमीन जम्मू की ही है और इसके पीछे की वजह है पाकिस्तान की बदली हुई नई रणनीति। पाकिस्तान अब जम्मू को लेकर बिल्कुल नई रणनीति पर काम कर रहा है, क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद से कश्मीर में सिक्योरिटी इतनी टाइट कर दी गई है कि वहां आतंकियों की दाल गल नहीं रही है और इसकी वजह से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई बेहद दबाव में है।
श्रीनगर में आतंकियों को अब पहले जैसा OWG नेटवर्क यानी ओवरग्राउंड वर्कर नहीं मिल रहे हैं, यानी जो स्थानीय मदद आतंकियों को कश्मीर में मिलती थी वो अब नहीं मिल पा रही है। इसलिए पाकिस्तान ने आतंकियों के लिए जम्मू को नए मैदान के तौर पर चुना है। बताया जा रहा है कि जम्मू में लगभग 50 विदेशी आतंकवादी हाल के दिनों में घुसपैठ करके आए हैं। सेना को डोडा में हाल में आतंकियों के घुसपैठ की जानकारी मिली थी और इसी जानकारी के आधार पर आतंकियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें यह हमला हुआ। राजौरी पुंछ क्षेत्र में आतंकियों की संख्या 10 से 12 फिलहाल बताई जा रही है। डोडा रियासी क्षेत्र में आतंकियों की संख्या 20 से 25 बताई जा रही है। The full truth is, Pakistan successfully came to infiltrate all important aspects of our civil society. Thanks to the regional so-called mainstream politics in the valley, there is overwhelming evidence to show that many had honed the art of running with the hare and hunting with the hound to a near science that left both the common men and the security men bewildered, frightened and confused. Visiting homes of killed terrorists and expressing sympathy in public became the new normal. While elimination of new recruits to terrorism was allowed and tacitly encouraged, those who facilitated the recruitment, arranged finances were never investigated. And it was forbidden to even go near Jamaat-e-Islami that provided the religious and ideological justification to the perfidies of the terrorists and the Buriyat. पाकिस्तान को पता है कि जम्मू में सेना को शिफ्ट करने में वक्त लगेगा। जम्मू में सिक्योरिटी टाइट करने में लगने वाले वक्त का फायदा पाकिस्तान और उसके पालतू आतंकी उठा रहे हैं, लेकिन अब उनके इस नापाक प्लान का पर्दाफाश हो चुका है और आतंकियों का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। डोडा आतंकी हमले को अंजाम देने की जिम्मेदारी लेने वाले आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स की कलई भी खुल गई है। यह आतंकी संगठन उसी मौलाना मसूद अजहर की बारूदी पलटन की ब्रांच है जिसने पुलवामा आत्मघाती हमला करवाया था। कश्मीर टाइगर्स जम्मू कश्मीर में जैश ए मोहम्मद का शैडो आतंकवादी संगठन है। कश्मीर टाइगर्स का नाम पहली बार जनवरी 2021 में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद सुर्खियों में आया था। सुरक्षा बल के मुताबिक पहली बार जून 2021 में दक्षिणी कश्मीर में ग्रेनेड हमला करने की जिम्मेदारी इस टेरर ग्रुप ने ली थी। दिसंबर 2021 में आतंकवादी संगठन ने श्रीनगर में एक पुलिस बस पर हमला किया जिसमें 3 लोगों की मौत और 11 लोग घायल हुए थे। अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद कश्मीर टाइगर्स जैसे कई नए आतंकी संगठनों ने सुरक्षा बल को निशाना बनाना शुरू किया, लेकिन घाटी में सुरक्षा मुस्तैदी ने इन दहशतगर्दों की तमाम साजिशों को नाकाम कर दिया, जिसके बाद सरहद पार बैठे आतंकी आकाओं के हुक्म पर सभी टेरर ग्रुप ने जम्मू में जड़ें जमानी शुरू की। इन्हें टेरर ट्रेनिंग और लीड करने के लिए पीओके के उन आतंकी कमांडरों को जम्मू में घुसपैठ कर भेजा गया जो 90 के दशक में कश्मीर में सक्रिय थे। अनुभवी आतंकियों और नए रिक्रूट मिलकर जम्मू में आतंक बरपा रहे हैं, लेकिन इनका तलाशी अभियान तूफानी अंदाज में चल रहा है। देसा के जंगलों में सेना के हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं। स्निफर डॉग्स आतंकियों के अड्डे खोज रहे हैं। आतंकियों का साया भी दिखा तो खोपड़ी उड़ा दी जाएगी। जम्मू संभाग में आतंकियों के समूल नाश के लिए सेना ऑपरेशन सर्प विनाश की तर्ज पर एक्शन शुरू कर चुकी है। 1990 में आतंकी संगठनों ने कश्मीर के 6 साल पुराना इश्क, लड़ाई, फिर रेप केस, फिर शुरू हुआ वसूली का खेल। ज्वेलर्स कारोबारी के सुसाइड केस में कई चौंकाने वाले सच सामने आए हैं। लखनऊ के होटल में जिस कारोबारी की लाश मिली उसने सुसाइड नोट में मौत का जिम्मेदार एक औरत को बताया। कहानी में रेप केस, धमकी और पैसों की वसूली का भी जिक्र है। रिपोर्ट देखिए। लव, ट्रैप, वीडियो और ब्लैकमेलिंग। ज्वेलर्स के सुसाइड का सनसनीखेज सच। तो क्या हनी ट्रैप गैंग ने ले ली जान?
होटल ट्रिप इन लखनऊ, कमरा नंबर 10। सोमवार की रात अचानक गोली चलने की आवाज ने पूरे होटल में हड़कंप मचा दिया। होटल कर्मियों ने एक एक कर दरवाजे खटखटाए, लेकिन कमरा नंबर 10 का दरवाजा नहीं खुला। अनहोनी के डर से होटल कर्मियों ने फौरन पुलिस को खबर दी। दरवाजा तोड़कर पुलिस जब अंदर दाखिल हुई तो मौत का मंजर हिला देने वाला था। औरत होने की शक्तियों का गलत फायदा उठाते हुए जेल भिजवाया, ब्लैकमेल कर 9 लाख रुपए भी वसूले। बेल पर छूटने के बाद सर्राफा कारोबारी ने खुद को गोली मारकर जान दे दी। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि मरने वाले का नाम मनोज सोनी है। पेशे से सर्राफा कारोबारी मनोज लखीमपुर जिले के मैगलगंज का रहने वाला था, लेकिन सवाल ये था कि उसने इतनी दूर आकर अपनी जान क्यों दी। इस राज से भी पर्दा हट गया जब पुलिस को सुसाइड नोट मिला, जिसमें लिखा था मेरी मौत की जिम्मेदार मोनी सिंह है। अब सवाल ये था आखिर मोनी सिंह कौन है और कैसे वो किसी की जान की दुश्मन बन गई। इसकी भी कहानी सुसाइड नोट में बयां थी। ये पूरा वाकया राजधानी लखनऊ के एक होटल में हुआ, जहां पर लखीमपुर के एक ज्वेलर मनोज सोनी ने खुद को गोली मारकर जान दे दी। होटल के कमरे से बरामद सुसाइड नोट में उसने एक महिला को सुसाइड के लिए जिम्मेदार ठहराया है। मनोज और सोनी की मुलाकात करीब 6 साल पहले उसकी दुकान पर हुई थी। इसी दौरान मोनी ने मनोज को अपना मोबाइल नंबर दिया। करीब 6 साल तक दोनों के बीच बात चलती रही। फिर मोहब्बत परवान चढ़ी और मनोज मोनी की मोहब्बत में इतना खो गया कि उसे अपने साथ होने वाली साजिश का कोई अंदेशा नहीं रहा और ये मोहब्बत उसे मौत के मुकाम तक ले आई। शेरपुर में स्थित ड्रिप होटल में कमरा नंबर 10 के अंदर एक व्यक्ति ने अपने आप दाहिने कान पट्टी में एक अवैध 315 बोर का कट्टा से गोली चलाकर आत्महत्या किया। दरवाजा तोड़ के अंदर जब देखा गया तो विक्टिम का पहचान मनोज कुमार सोनी पुत्र रामस्वरूप, जो कि मूलतः लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट का निवासी है। सुसाइड नोट के मुताबिक कारोबारी की मौत का कारण ब्लैकमेलिंग और उगाही है। मनोज ने लिखा, मोनी मुझसे पैसे की डिमांड करती थी। जब मैं नहीं दे पाया तो जबरदस्ती करने लगी। रेप के झूठे आरोप में फंसाने की धमकी देने लगी। इस पर मैंने बरगांव का एक प्लॉट 7 लाख रुपए में बेचकर उसको पैसे दिए। जब और पैसे नहीं दे पाया तो उसने रेप केस में जेल भिजवा दिया। जेल से जमानत पर छूटने के बाद भी वो पैसे मांगती रही। सुसाइड नोट में उसने एक महिला को सुसाइड के लिए जिम्मेदार ठहराया है और अपने लिए इंसाफ भी मांगा है। पुलिस सुसाइड नोट को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज रही है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज होगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। इन सनसनीखेज खुलासों के बाद कई सवाल खड़े होते हैं, जैसे क्या मनोज सोनी हनी ट्रैप का शिकार हुआ? क्या मनोज पर दर्ज रेप केस के पीछे ब्लैकमेलिंग थी? क्या मनोज की मौत के जिम्मेदार लोगों की जांच होगी? क्योंकि सुसाइड नोट में दर्ज आरोप अगर सही है तो ये बेहद संगीन साजिश है। ऐसी साजिश जिसमें फंसकर किसी ने अपनी जान गंवा दी। मनोज के पीछे उसकी 2 छोटी छोटी बच्चियां छूट गईं। अब इंसाफ तो उन बच्चियों को भी मिलना चाहिए। प्रस्तुत घटना स्थल से एक 315 बोर का अवैध कट्टा और साथ साथ एक जिंदा कारतूस और एक खाली कारतूस पुलिस को मिला है। साथ साथ एक सुइसाइड नोट भी बरामद किया गया है। प्रस्तुत घटनास्थल निरीक्षण हेतु फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से तफ्तीश कर रही है। सुसाइड नोट में लिखे पहलुओं की भी जांच जारी है, लेकिन देखना होगा कि मनोज के आरोपों का सच क्या निकलता है। लखनऊ से न्यूज़ 18 के लिए ऋषभ मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट। और इधर बरसात के मौसम में सफर के दौरान जरा सावधान, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी गाड़ी का संतुलन बिगड़े और आपकी जान पर बन आए। मुंबई के वसई इलाके से आई ये तस्वीर देखिए जरा, कैसे तेज रफ्तार ऑटो रिक्शा अचानक उसका संतुलन खोने के बाद पलट जाता है। हादसे में ऑटो चालक जख्मी हो गया। गनीमत ये रही कि ऑटो में सवारियां नहीं थी। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं कि सामने से एक बाइक सवार आ रहा है, तभी तेजी से
क्रॉस करने के चक्कर में ऑटो हादसे का शिकार हो जाता है। और जमीन में गड़ा हुआ खजाना मिल जाए, यह ख्याल सबको लुभाता है। दुनिया भर में तो कई लोग गैर कानूनी तरीके से खजाने की खोज भी करते हैं। पन्ना में भी ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां खजाना ढूंढने के चक्कर में बदमाशों ने गुप्तकालीन मंदिर की नींव तक खोद दी। देखिए यह रिपोर्ट। खजाने की खोज, रंग महल दिया खोद, गुप्त काल की धरोहर, चोरों की नजर। गुप्तकालीन धरोहर है पन्ना के अजयगढ़ कस्बे में स्थित प्राचीन रंग महल मंदिर। ऐतिहासिक अजयपाल के किले में बना यह मंदिर खतरे में है। मंदिर को खतरा खजाने की तलाश करने वालों से है। मंदिर में गड़ा धन खोजने के लिए पहले भी बदमाशों ने यहां खुदाई की है, लेकिन इस बार तो खजाने के लालच में मंदिर की नींव के पत्थरों को ही खोद कर निकाल दिया। ये तस्वीरें देखिए। मंदिर के बाहर पत्थर और मिट्टी का ढेर लगा हुआ है। ये मंदिर की नींव से निकाला गया है। ये मंदिर एएसआई के अधीन है। एएसआई इसकी देखरेख और सुरक्षा करती है, लेकिन प्राचीन मंदिर की सुरक्षा किस तरह की जा रही है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। मंदिर में गड़े धन की लालच में कई बार खुदाई की गई है, लेकिन ज्यादातर मामले रफा दफा कर दिए जाते हैं। लेकिन अब तो मंदिर पर ही खतरा मंडराने लगा है। अनमोल धरोहर की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मंदिर में खुदाई से हड़कंप मचा है। थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। अजयगढ़ थाना अंतर्गत जो अजयपाल का किला है, उसी में एक गुप्तकालीन मंदिर है और मंदिर परिसर के पीछे जो खुला मैदान है, जो हालांकि ये पूरा कैंपस जो है वो एएसआई के अंडर में आता है, और वहां पर कुछ लोगों द्वारा अवैध उत्खनन किया गया था। तो जब इस प्रकार का आवेदन पुलिस के पास आया तो शीघ्र ही स्पॉट को विजिट किया गया थाना प्रभारी के द्वारा और इसमें कायमी की गई है। मूलतः जो शासकीय संपत्ति है या एएसआई के अंडर में जो संपत्ति है, उसको जो नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया है, उसको लेके ये कायमी की गई। गुप्तकालीन रंग महल मंदिर एक अनमोल धरोहर है। जो लोग खजाने की तलाश में मंदिर को खतरे में डाल रहे हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि ये मंदिर खुद एक खजाना है। किसी भी खजाने से ज्यादा अनमोल है। इसकी हिफाजत की जानी चाहिए। संजय तिवारी, न्यूज़ 18, पन्ना। और अब बात बड़ी खबर की कर लेते हैं। दिल्ली से ये बड़ी खबर है। दरअसल अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ ये फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। जमानत याचिका पर अब 29 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा है। बता दें बड़ी खबर इस वक्त की, यानी कि अभी भी केजरीवाल को जेल से राहत नहीं है। 29 जुलाई को फिर से अगली सुनवाई होगी और तब पता चलेगा कि जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने आखिर क्या कुछ फैसला लिया है, क्योंकि फैसला जो भी लिया गया है वो सुरक्षित रख लिया गया है। अभिषेक मनु सिंघवी ने अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो भी दलीलें पेश करनी थी वो हाईकोर्ट में पेश की। ईडी, सीबीआई और सीबीआई की तरफ से हालांकि देखा गया कि उसमें जमानत मिल गई थी, लेकिन उसके बाद भी ईडी ने कहा कि उनको समय नहीं मिला कि वो अपना स्टैंड रख पाए और फिर से इस बात पर सुनवाई आज हुई और हाई कोर्ट ने आखिरकार जो सीबीआई पर अंतिम जमानत पर जो फैसला लेना था अरविंद केजरीवाल के लिए, वो फैसला तो ले लिया, लेकिन फैसला अभी रिवील नहीं हुआ है। फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। 29 जुलाई को फिर से सुनवाई होनी है। और अब एक और बड़ी खबर टोंक से बताते चले, जहां बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक चल रही है। उपचुनाव से पहले ये कार्य समिति की बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रदेश मंत्री बीजेपी विधायक जितेंद्र गोठवाल टोंक पहुंच चुके हैं। जिलाध्यक्ष अजीत सिंह मेहता ने स्वागत किया है उनका। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी समेत कई बड़े नेता बैठक में शामिल होंगे। जैन नंसिया में कार्य समिति को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक होनी है और इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। और वैसे भी बीजेपी के कार्य समिति की बड़ी बैठक हुई थी जिसमें 8000 कार्यकर्ता सम्मिलित हुए थे।
और इसी के साथ ही स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। और आगे देखिए मारो राजस्थान।